नमस्कार। मध्य प्रदेश राज्य सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में स्पष्टीकरण को लेकर लगाई गई याचिका पर लगभग 25 मिनट सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट की स्पेशल बेंच जस्टिस अनिरुद्ध बोस एंड जस्टिस सुधांशु धूलिया जी की बेंच 2 बजे इस मैटर पर सुनवाई शुरू किया और लगभग 25 मिनट सुनवाई हुई। इस सुनवाई में क्या हुआ, आप सभी के मन में सवाल होगा कि कोर्ट ने कौन से सवाल पूछे, डीएलएड और बीएड के दोनों तरफ के वकील क्या बोले, राज्य सरकार और भारत सरकार की तरफ से अपीयर वकील क्या बोले, उन्होंने क्या दलील दी, क्या बीएड का पक्ष जीत रहा है, बीएड की नौकरी बच रही है, क्या डीएलएड हार रहा है या क्या हुआ, इन तमाम बातों को लेकर इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करूंगा। इसी के साथ इन बातों पर भी चर्चा करूंगा जो मध्य प्रदेश के डीएलएड साथियों के मन में कई सवाल हैं और भी राज्यों के डीएलएड साथियों के मन में सवाल हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, वेस्ट बंगाल हो, तमाम राज्य हो। यूपी के शिक्षा मित्रों को लेकर भी चर्चा करूंगा, तो एक बार वो भी जरूर सुनिएगा कि क्या मामला है यूपी के शिक्षा मित्र वाला मामला, कोर्ट ने क्या कहा, जब अलग अलग राज्य का मामला रखा जा रहा था तो कोर्ट का क्या व्यू था। मध्य प्रदेश डीएलएड साथियों के कई सवाल जो गंभीर सवाल हैं कि आज कपिल सिब्बल जी क्यों नहीं आए, आईए की लिस्ट कहां है, इंटरव्यूनर क्या है, और सिब्बल जी का नाम लिया गया था लेकिन वो नहीं आए, आज और बाकी वकील आए, ऐसा क्यों हुआ, तमाम आपके मन में सवाल है। उन सभी सवालों के जवाब दूंगा मैं। मध्य प्रदेश से डीएलएड साथियों के कई सवाल मेरे पास मैसेज में आए हैं, तो उनके ग्रुप में भी मैंने देखा है जो उनके अहम सवाल है, उन सभी सवालों पर बात करूंगा। जो आपके कमेंट्स में जो सवाल आएंगे उन सवालों के जवाब आने वाले वीडियो में भी दे दूंगा, आप घबराएं नहीं, लेकिन थोड़ा सा ये वीडियो पूरा जरूर देखें कि आज कोर्ट में क्या घटनाक्रम हुआ, कोर्ट ने क्या सवाल उठाए और किसका पक्ष क्या मजबूत है। जो आपके मध्य प्रदेश डीएलएड साथियों के जो सवाल हैं उन पर बाद में आऊंगा, उससे पहले कोर्ट के सवालों पर चर्चा कर लेते हैं कि कोर्ट में क्या हुआ। उसके बाद आपके जो सामान्य सभी सवाल हैं वो मैंने नोट किए हैं और उन सभी सवालों पर चर्चा करूंगा। सबसे पहले डीएलएड की तरफ से गोपाल शंकर नारायण सीनियर एडवोकेट बोले और उन्होंने कहा कि ये मैटर है वो हाईकोर्ट में पेंडिंग है। उन्होंने बिहार, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जजमेंट, उत्तराखंड हाईकोर्ट के जजमेंट का उल्लेख किया और वहां डिसाइड हो गया है। तब ब्रिज कोर्स को लेकर के भी चर्चा हुई है और उसको लेकर भी बोले हैं, उसको लेकर क्या बोले हैं उस पर भी चर्चा करूंगा। लेकिन उस समय जब गोपाल शंकर नारायण ने ये मैटर रखा तो कोर्ट का ये व्यू था कि ये सारे हाईकोर्ट का कई राज्यों का विवादित है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में मैटर सब जुडिस में है, कैसे डिले किया गया, तो वो बात रखते ही कोर्ट का व्यू आया। कोर्ट ने कहा कि क्यों ना हाईकोर्ट पर ही छोड़ दिया जाए। उसके बाद मैटर दूसरे डायरेक्शन में जाता है तो बीएड की तरफ से भी विरोध किया जाता है। बीएड की तरफ से पटवालिया जी थे तो वो विरोध करते हैं। पटवालिया जी कहते हैं कि कोई भी हाईकोर्ट का ऐसा ऑर्डर नहीं आया जिसने रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू कर दिया गया। अब ये बात आप देखिएगा कितना झूठ बोलते हैं। असलियत में बताऊं तो बीएड आर्गुमेंट होने नहीं देना चाहती थी, खिचड़ी बना रही थी। अब यदि बिहार हाईकोर्ट का, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का जजमेंट पढ़ाया जाता तो पता लग जाता, लेकिन पढ़ाने का मौका दे तब खिचड़ी बनाते रहे। पटवालिया जी ने कहा कि कोई हाईकोर्ट का ऑर्डर नहीं है जिसमें रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू किया गया। उसके बाद गोपाल शंकर नारायण जी ने कहा कि हाईकोर्ट डिसाइड करे तो उन्हें सभी राज्यों की लिबर्टी देने वाला ऑर्डर पढ़वाया कि कोर्ट की तरफ से आया कि शायद सरकार की तरफ से ये दलील दी गई थी कि मध्य प्रदेश राज्य सरकार देवेश शर्मा में पार्टी नहीं थी। तो बाद में इस पर गोपाल शंकर नारायण ने वो पढ़ाया ऑर्डर जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को लिबर्टी दी स्टेट बोर्ड को पार्टी बनने के लिए, इंटरवेनर के लिए। उसके बाद अनिरुद्ध बोस कमेंट करते हैं कि स्टेट वाइज का चार्ट बना के दो कि क्या क्या कितनी भर्ती अपॉइंटेड को लेकर के। सरकार ने उसी दौरान उसके बाद जो भी भारत सरकार के जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जो भी सरकार की तरफ से अपीयर हुए थे, उन्होंने कहा कि सरकार ने सभी राज्यों को नोटिस जारी कर दिया है, लेटर लिख दिया है, वहां से रिप्लाई नहीं आया है। जो आपने 13 मार्च को जो आदेश जारी किया था उसका रिप्लाई मध्य प्रदेश राज्य सरकार यानी यूनियन ऑफ इंडिया से मांगा था भारत सरकार से। भारत सरकार कोई रिप्लाई लेकर नहीं आई। जब भारत सरकार रिप्लाई लेकर नहीं आई तो उन्होंने कहा कि सर हमने लेटर लिख दिया, रिप्लाई नहीं आया, इसलिए हम यहाँ पर कुछ पेश नहीं कर पाए, क्योंकि लास्ट टाइम का ऑर्डर भी वहां पर रखा गया। भारत सरकार ने कहा कि ब्रिज कोर्स करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते, हम एक बार डिपार्टमेंट से रिप्लाई लेकर आ जाए, तब उसके बाद इस मैटर को सुना जाए कि हम करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते, क्या स्थिति है, और वैकेंसीज के बारे में कहा। उसी समय अनिरुद्ध बोस कहते हैं कि सिचुएशन ये है कि राजस्थान हाईकोर्ट के बाद अपॉइंटमेंट हुए और
हमारे जजमेंट के बाद अपॉइंटमेंट 25 नवंबर 2021 या 11 अगस्त 2024 के बाद, जो आपका 23 के बाद जजमेंट लागू हो, ये सिचुएशन है वो कॉन्ट्राडिक्शन विवादास्पद है, ये हमको तय करना है, अनिरुद्ध बोस कहते हैं। अनिरुद्ध बोस कहते हैं कि हमारा एक थोड़ा सा इसमें है कि बीएड जो अपॉइंटेड हैं इनको क्या प्रोटेक्ट किया जा सकता है क्या, उसके लिए वो सरकार से रिप्लाई मांगा था कि क्या इनको बचाया जा सकता है क्या। इस पर राजस्थान हाईकोर्ट को ये भी कहते हैं अनिरुद्ध बोस कि हम राजस्थान हाईकोर्ट के जजमेंट को अपहेल्ड किया है और हमने हमारे जजमेंट को दे दिया, लेकिन अब ये स्थिति है कि कौन से जजमेंट को लागू किया जाए, कहां से लागू किया जाए, इस सिचुएशन को। उसी दौरान अनिरुद्ध बोस कहते हैं कि ये सारे जो जहां कैसे क्या है इसको हम एग्जामिन करेंगे। जब डीएलएड की तरफ से कहा जाता है कि अंतरिम रिलीफ सब्जेक्ट टू आउटकम दी गई है, वो हुआ है, तो तब वो कहते हैं हम एग्जामिन कर लेंगे। उसी दौरान अलग अलग राज्यों का, बिहार का, पता नहीं कौन कौन सा बोला जाता है। तब धुलिया जी क्या कहते हैं, जब पटवालिया जी बोलते हैं तो वो तमाम वो दलील देते हैं, तब धुलिया जी कहते हैं कि लॉ क्लियर है, ब्रिज कोर्स कराने से कोई इक्विटी नहीं होगी। आप ये नहीं है कि बीएड प्लस ब्रिज कोर्स करने से आप इक्विटी क्लेम कर देंगे, लॉ क्लियर है, ब्रिज कोर्स वगैरह से कुछ भी बीएड शामिल नहीं हो सकती है। धुलिया जी का स्टैंड बड़ा क्लियर है, वो साफ साफ कह रहे हैं, क्योंकि जजमेंट में ब्रिज कोर्स के बारे में लिखा है कि ब्रिज कोर्स इक्वल आप उसके करा करके आप नहीं वो इक्विटी क्लेम कर सकते। तो पटवालिया जी कहते हैं कि 11 अगस्त के बाद कोई अपॉइंटमेंट हुआ ही नहीं है, लेकिन बड़ी हैरानी की बात है कि ठीक है, आप सभी डीएलएड साथियों मन में सवाल होगा कि सर उस समय छत्तीसगढ़ का क्यों नहीं रखा गया, 11 अगस्त के बाद अपॉइंटमेंट हुए, मध्य प्रदेश में हुए, क्यों नहीं रखे, कहां, जब खिचड़ी बन रही है, किसी के आर्गुमेंट हो ही नहीं रहे, तो कहां से रखा जाएगा, सुना ही नहीं जाता, कोई धीरे से बोलता है तो भी। कहा कि कोई अपॉइंटमेंट नहीं हुए, रॉन्ग स्टेटमेंट दिया जा रहा है डीएलएड की तरफ से। ओनली गोपाल शंकर नारायण जी उसी समय इंटरव्यून कहते हैं कि ओनली एमपी के मैटर को डिसाइड किया जाए, एमपी का मैटर है। तब इतने में आते हैं यूपी के वकील शिक्षा मित्रों का मुद्दा लेकर, और वो शिक्षा मित्र ये बिफोर 2023 से पहले का ये शिक्षा मित्र का मुद्दा उठाते हैं। सरकार कहती है कि ब्रिज कोर्स को लेकर के और वैकेंसीज के लेकर के हम रिप्लाई देंगे, हमको 3-4 दिन का समय दीजिए, 3-4 दिन का समय मांगते हैं। अनिरुद्ध बोस और धुलिया जी कहते हैं जब कई स्टेट का मुद्दा वापस अराइज होता है, यूपी का तमाम, तब वो कहते हैं कि इस मैटर को लार्ज मत बनाओ, ओनली हम एमपी वाले को डिसाइड करेंगे। जब अलग अलग स्टेट का रखा जाता है तो वो साफ कहते हैं कि जैसे जैसे हमारे पास एसएलपी आएगी हम देख लेंगे उसको, अभी इसमें ओनली एमपी डिसाइड करेंगे। उसके बाद अनिरुद्ध बोस ऑर्डर कर देते हैं कि वैकेंसीज का जो प्रीवियस हमारा ऑर्डर दिया गया था उसके हिसाब से सरकार रिप्लाई दे, बट विद एडवर्टाइजमेंट डेट के साथ, डेट के साथ। ये काफी अच्छा ऑर्डर हुआ है। डेट जब मैं वीडियो रिकॉर्ड किया उस समय आदेश की कॉपी नहीं आई थी, अब आदेश की कॉपी आ गई है, इसलिए मैं आदेश की कॉपी को भी समझा देता हूं। आदेश में कौन कौन से वकील थे, आज की सुनवाई का आदेश की कॉपी आ गई है, समझिए। ये जो KM नटराज हैं ये मध्य प्रदेश राज्य सरकार की तरफ से थे, गोपाल शंकर नारायण, मीनाक्षी अरोड़ा जी ये डीएलएड की तरफ से थे, और मनन मिश्रा जी हैं जो सीनियर एडवोकेट, दिनेश कुमार तिवारी एडवोकेट पर, ये भी डीएलएड की तरफ से थे। ये तीनों एडवोकेट मध्य प्रदेश डीएलएड की तरफ से थे। अब जो राकेश द्विवेदी, PS पटवालिया जी ये बीएड की तरफ से थे, ये तमाम एडवोकेट हैं, ये बीएड की तरफ से थे। अब ये जो आपके देवदत्त जो कामंत है ये सीनियर एडवोकेट, ये डीएलएड की तरफ से थे, और जो रऊफ रहीम सीनियर एडवोकेट हैं ये वेस्ट बंगाल डीएलएड की तरफ से थे, और देवदत्त कामंत है ये मध्य प्रदेश डीएलएड की तरफ से थे। आदेश आया है कि KM नटराज जो मध्य प्रदेश राज्य सरकार की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर प्रेजेंट हुए हैं, ये इंस्ट्रक्शन प्रदान करेंगे वैकेंसी पोजीशन के रिगार्डिंग एज पर एडवर्टाइजमेंट। प्रत्येक राज्य का जो स्टेट का है, जो एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से वैकेंसी की क्या पोजीशन है, कितनी सीटें खाली हैं, कितनी भर दी गई हैं, और एडवर्टाइजमेंट जो जारी हुए उसके हिसाब से ये प्रत्येक राज्य से भारत सरकार की तरफ से वो करेंगे, और पिछला ऑर्डर तो लागू रहेगा। के साथ आप सभी को मालूम है कि 25 नवंबर 2021 के बाद कितने विज्ञापन जारी हुए, पहले हुए हैं तो वो कोर्ट की स्थिति वो एग्जामिन करने की बार बार बात बोल रहे थे अनिरुद्ध बोस। यूपी का मैटर वापस रखा जाता है तब अनिरुद्ध बोस कहते हैं कि हम एग्जामिन करेंगे, उसको देख लेंगे, क्योंकि वहां बोला जाता है कि सर एसएलपी पेंडिंग है, रिट पिटीशन पेंडिंग है, उसमें आपने नोटिस जारी कर दिया है, 1 लाख से ज्यादा शिक्षा मित्रों का है, तो उसमें ये है, तो वो कहते हैं शिक्षा मित्रों का इसका क्या लेना देना। तो बाद कहा जाता है कि क्वालिफिकेशन का, तो वो कहते हैं उसमें हम देख लेंगे। एक बात क्लियर है, भले ही कोई भी स्टेट का वहां एप्लीकेशन लेकर पहुंचा हो, मैटर ओनली एमपी पर डिसाइड होगा।
कोर्ट भी साफ साफ कह रहे हैं कि जिस जिस हाई कोर्ट ने दिया हम उसको उस एसएलपी के थ्रू एग्जामिन करेंगे, बट सुनेंगे हम ओनली एमपी का मैटर। जैसे उस समय राजस्थान का सुना था वैसे ही एमपी का। लेकिन जब आर्गुमेंट होते हैं, इसी आर्गुमेंट के दौरान राजस्थान हाईकोर्ट का जब केस चला था, उस दौरान सुप्रीम कोर्ट में जो अमित अग्रवाल एडवोकेट एओआर थे, उन्होंने बीच में मिस इंटरप्रेट किया। उन्होंने कहा कि सर यदि आप इसमें कुछ करते हैं तो बाद में हमारी पुरानी पार्टियों को नोटिस जारी किए, जहां पर आप क्योंकि राजस्थान के अंदर भी सब्जेक्ट टू आउटकम रखते हुए बीएड की ज्वाइनिंग, बीएड को बाहर किया गया, उन्होंने एग्जाम दिया, तो आप यदि वो करते हैं तो बाद में हमको नोटिस दीजिए, इसमें बदलाव कर। तो कोर्ट कहती है कि हमने आपको कुछ बोलते हैं तो वो अमित अग्रवाल जी कहते हैं मैं नोट करवा रहा हूं। उन्होंने कहा कि हमने नोट कर लिया, हमने सुन लिया आपकी बात। अब बात आती है कि ये तो हुआ कोर्ट का घटनाक्रम। इसके बाद आप वीडियो सुन लेना। कोर्ट ये भी कहती है कि एक तो आपका 2018 के बाद 2021 से पहले कितने कोर्ट का व्यू आता है कि 2021 से पहले कितने अपॉइंटमेंट हुए, 2021 के बाद, 2023 के फैसले के बाद, इन तीनों इश्यू में वो चेक करेंगे, एग्जामिन करेंगे। लेकिन मध्य प्रदेश डीएलएड साथियों के मन में सवाल होंगे कि सर बार बार डेट मिलना क्या हो रहा है, स्पेशल बेंच होकर के भी बार बार तारीख मिल रही है। इस मामले में आपको असलियत अब मैं आऊंगा जो मध्य प्रदेश साथियों के जो नॉर्मल जो काफी सवाल है। जब इस मैटर पर हम जो मध्य प्रदेश डीएलएड टीम जो कोर टीम है वो वीसी के अंदर जुड़े थे सीनियर की, और जो तमाम जो थे उसके अंदर ये चर्चा आई थी कि भारत सरकार कोई रिप्लाई लेकर नहीं आई है लास्ट ऑर्डर पर। मे भी भारत सरकार इसमें एडजॉर्जमेंट मांग सकता है, स्थगन मांग सकता है, आगे की डेट मांग सकता है रिप्लाई की। और बेसिकली जब कोई कोर्ट किसी से डाटा या कोई नोटिस या कोई रिप्लाई मांगता है, उस पर नहीं आता है तो डेट दे देता है, होता है। लेकिन डीएलएड पूरी तरीके से रिस्क भी कैसे ले कि पूरी तरीके से कोई एडवोकेट ही ना एंगेज करे और पूरी तरीके से रिस्क ले ले और उसमें डेट क्या पता कुछ ऑर्डर हो जाए, तो पूरी तरीके से रिस्क भी नहीं ले सकते। तो इसलिए डेट वाला इश्यू भले ही मैं यूट्यूब पर आकर के नहीं बोला, लेकिन ये जो कोर टीम थी वो सभी को लग रहा था कि रिप्लाई सबमिट नहीं होने से बाद में हमने ये भी सोचा कि हो सकता है कि रिप्लाई ऑन द स्पॉट लेकर आए, तो हम देखेंगे ऑन द स्पॉट लेकर के आएंगे। सुबह तक पता चला कि ऑन द स्पॉट भी रिप्लाई लेकर नहीं आ रहे, तो बाद में देखा कि ऑन द तो डेट मिल सकती है, लेकिन कोशिश करेंगे कि डेट ना मिलेगी। अब उस आर्गुमेंट में एक बता देता हूं कि ब्रिज कोर्स को लेकर जब बात चली तब मीनाक्षी अरोड़ा जी ने एक साफ कहा था कि ब्रिज कोर्स जैसी कोई संस्था नहीं है, हमने मार्च 2024 में आरटीआई मंगाई है, उसमें उन्होंने कहा था। अब बात आती है और अनदर पॉइंट पर, डीएलएड की तरफ से जो एडवोकेट थे वो गोपाल शंकर नारायण मध्य प्रदेश की तरफ से थे, जो आपके मीनाक्षी अरोड़ा जी मध्य प्रदेश की तरफ से थी, और इसी के साथ जो आपके देवदत्त जो सीनियर एडवोकेट जो कामत थे, देवदत्त कामत सीनियर एडवोकेट थे, ये एमपी डीएलएड की तरफ से थे। आपको ये भी बताऊंगा कि अभी आप देखिए ये मामला बड़ा रोचक बनेगा। जो राजस्थान हाईकोर्ट की जो टीम लड़ रही थी केस राजस्थान से, उन एडवोकेट की टीम आज वहां थी, क्योंकि अमित अग्रवाल जी राजस्थान हाईकोर्ट में भी अपीयर हुए थे, सुप्रीम कोर्ट में भी देवेश शर्मा जजमेंट में अपीयर हुए थे, वहां थे अक्षित गुप्ता जी थे। तो पूरा राजस्थान की जो टीम है उसके जो वकील थे, राजस्थान के जो वकील थे जो केस लड़ा था, पूरा सुपरविजन में उनके अंडर में सुपरविजन में सुप्रीम कोर्ट में जो देवदत्त कामत जो आपके सीनियर एडवोकेट हैं वो उन्हीं के सुपरविजन में उनके अंडर में सुप्रीम कोर्ट में गए थे। उन्होंने पूरी उसी के टर्म में राजस्थान की टीम पूरी एक्टिव है। राजस्थान हाईकोर्ट की जो टीम है जो केस राजस्थान हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी है वो वहां थे। आप ऑर्डर में भी देखना अक्षित गुप्ता जी का नाम आएगा, जो राजस्थान हाईकोर्ट के अमित अग्रवाल जी, पूरी वही टीम वापस से एक्टिव हुई है। तभी उन्होंने कहा था कि अमित अग्रवाल जी ने कि यदि आप करते हैं तो बाद में राजस्थान के अंदर भी बीएड ने एग्जाम दिया और सब्जेक्ट आउटकम हुआ, वो भी आप नोट करना, उस पर भी हम जवाब रखना चाहेंगे, आप यदि प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू करते हो तो। इसलिए ये तमाम मुद्दे सारी राजस्थान की टीम के अंडर में सुपरविजन में है, एडवोकेट की टीम में सुपरविजन में बता रहा हूं। डीएलएड के कुछ वकीलों के सीनियर वकीलों के नाम नहीं बता पाया हूं, वो ऑर्डर आएगा उसमें डिटेल से आप ऑर्डर में देख लेना किस किस की तरफ से कितने सीनियर थे। डीएलएड की तरफ से काफी सीनियर वकील थे,
तो जो कुछ के नाम है वो मैं नोट नहीं कर पाया और अभी मेरे दिमाग में नहीं है, जो आए हैं वो बोल दिए, और आगे भी मैं इस वीडियो में बोलता जाऊंगा और बाकी ऑर्डर में आपको स्पष्ट हो जाएगा। अब आपके मन में सवाल है कि आज की कोर्ट का व्यू बताता हूं। कोई किसी साइड का, ना किसी की जीत ना किसी की हार। आज क्या हुआ, जैसा 13 मार्च को खिचड़ी हुई वैसे खिचड़ी बने, कोई आर्गुमेंट नहीं हुए, वही खिचड़ी चली इधर से कि सब्जेक्ट टू आउटकम रखा गया तमाम। बीएड चाहता था कि खिचड़ी बने, किसी भी बात पर आर्गुमेंट हो, क्योंकि बीएड को मालूम है, पिछली बार दुलिया जी ने भी कहा था, लोअर मेरिट के बेसिस पर उनका केस कमजोर है। अब वो चाहते हैं कि खिचड़ी बने, आर्गुमेंट ना रखे जाए और अपन डायरेक्ट क्लियरिफिकेशन हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता, बात सारी रखनी पड़ती है, वहां इंटरव्यून एप्लीकेशन लगी हुई है, वन साइडेड हो ही नहीं सकता। लोअर मेरिट पे से आप सुनवाई की बात आती है, आप 10, 11, 12 जनवरी को जो 2023 को सुनवाई हुई थी वो मेरे यूट्यूब पर वीडियो है, वो सुन लेना। उसके बीच में भी जो बार बार तारीख मिलती थी, मैं देवेश शर्मा केस की बता रहा हूं, वो भी आप एक बार वीडियो सुनना। मैं आपको समझाइश नहीं दे रहा, आप स्वयं कंपेयर करना, माइंड अप्लाई करना। जब भी तारीख मिलती थी कि 8-10 मिनट की सुनवाई होती थी, तब ऐसी खिचड़ी बनती और डेट मिल जाती, कोई ना कोई तारीख ले लेता। लेकिन 10, 11, 12 जनवरी को भी पहले जब सुनवाई हुई 10 तारीख को शुरुआती में, तब ऐसे ही झगड़ा हुआ। उसके बाद कोर्ट ने कहा कि नहीं, 1 बाई 1 सभी पार्टीज को हम सुनेंगे, और जब 1 बाई 1 पार्टीज को सुना जाता है तब हियरिंग होती है, तो उस समय नोटिंग की जाती है। जितने भी एडवोकेट होते हैं उनके सारे पॉइंट नोट किए जाते हैं और पॉइंट टू पॉइंट चर्चा होती है। जज मार्क करते हैं, फाइल के अंदर चिट लगाते हैं, अपनी डायरी के अंदर नोट करते हैं, सारी सभी पक्षों की बातें नोट करते हैं, काउंटर सारी चीजें होती हैं। वो आप 10, 11, 12 जनवरी में देख लेना, बाकी कोर्ट की कोई भी सुनवाई आप लाइव देख लेना, सारी चीजें लिखते हैं। वो ऐसा हुआ ही नहीं। अभी सुनवाई शुरू कहां हुई है, जो कोई पक्ष बोल रहा है हम जीत गए, कोई पक्ष बोल रहा है हार गए। कोर्ट बार बार कह रही है हम एग्जामिन करेंगे, हम देखेंगे कि क्या स्थिति है, इनको बचाया जा सकता। अब ब्रिज कोर्स है नहीं तो भारत सरकार ये कह नहीं सकती लाऊंगा। अब कई उत्तराखंड के नेता कई कह रहे हैं कि 2019 तक, 17 से 19 के बीच ब्रिज कोर्स करवाया। उनको ये बोलिए कि 10, 11, 12 जनवरी की सुनवाई या देवेश शर्मा की फाइल पढ़ लें, कब कई उसमें लिख दिया उन्होंने, सारी चीजें रख दी थी। और कि ये ब्रिज कोर्स, तब उस समय का दुलिया जी का कमेंट सुन लेना, उन्होंने कहा था कि वो जब अवेलेबल नहीं थे, शॉर्टेज थी, तब एक टाइम का रिलैक्सेशन का प्रोसेस था। और आज का दुलिया जी का सुन लेना, ब्रिज कोर्स देने से इक्विटी वाला मामला नहीं बना पाएगा, जो आप ये कह दोगे कि हम इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे ब्रिज कोर्स करने से। तो इसी में सभी दुनिया को मालूम है कि वो किसने किया, वो रख नहीं पाए, वो पहले भी रखे हुए हैं, उनको इतना ही कहना चाहूंगा, सभी को मालूम है। उसमें फैल भी हुए थे, उनको ये नहीं मालूम है। जब रखेंगे कहेंगे कि ये क्या गारंटी है कि जो फैल नहीं होंगे, पहले भी 20,000 लोग फैल हुए हैं, वो रखे तो शुरू हम रखवाएंगे उनको। लेकिन मेरा ये कहने का मतलब है कि आर्गुमेंट होंगे, आप सारी कोर्ट की प्रोसीडिंग जो लोग नहीं देखते, मालूम नहीं होता, उनको लगता है। कोर्ट जब भी किसी मैटर को सुनती है, क्लेरिफाई करती है, तो सारे पक्षों के जो मध्य प्रदेश की तरफ से, चाहे आईए के माध्यम से रेस्पोंडेंट और पार्टी, उनके सारे, अदर स्टेट को नहीं सुना जाएगा, उनके सारे पॉइंट कंसिडर करेंगे, नोट करेंगे सारे पॉइंट्स पर। किस किस ने, जो पटवालिया जी कह रहे थे कि किसी भी हाईकोर्ट ने किया, उस समय बताया जाएगा कि बिहार का जजमेंट क्या कहता है, छत्तीसगढ़ का क्या जजमेंट कहता है। उस समय बताया जाएगा कि 11 अगस्त के बाद कैसे अपॉइंटमेंट हुए छत्तीसगढ़ के अंदर, कैसे इसके अंदर हुए, वो सारी चीजें उस समय बताई जाएंगे। तब कोर्ट देखेगा कि कैसे कैसे किस हाईकोर्ट ने किस फैक्ट और ग्राउंड के साथ जजमेंट दिया है, कैसे लागू किया है। अभी रखी कहां जा रही है, बात रखी जाएगी तब आएगा। अब आप सभी के मन में सवाल होगा कि कपिल सिब्बल जी क्यों नहीं आए। अब इसमें मैं चर्चा करना चाहूंगा। पहली बात तो कि 1 अप्रैल को तारीख लगी थी, तो कोर्ट की डेट मेंशन थी, मध्य प्रदेश डीएलए टीम ने कपिल सिब्बल जी को एंगेज करने के लिए ऑफिस में सूचित कर दिया और 1 तारीख के लिए कह दिया। ठीक है कि 1 तारीख हो जाए, मैटर 1 तारीख को लगा नहीं। अब उपस्थित किसको करें, बाद में आया कि अब किस तारीख के लिए डेट एडवांस की जाए, अब कोई डेट फिक्स नहीं थी। तब कोर्ट में पता करवाया कि 4 तारीख आ रही है, 4 तारीख आ रही है, तो 4 तारीख के लिए सूचित कर दिया। ठीक है कि भैया 4 तारीख को सुना जाएगा, 4 तारीख के लिए अवेलेबिलिटी के लिए कह दिया गया। 3 तारीख को मैटर लग गया। अब 2 तारीख को शाम को 6 बजे पता लगता है, और कोई भी एडवोकेट फ्री नहीं रहता है।
आपको पता है कपिल सिब्बल जी पॉलिटिकल एक्टिविटी में भी शामिल रहते हैं। आजकल ईडी वाले मैटर इतने चलते हैं कि जमानत को लेकर के रोज किसी न किसी मैटर के आप ईडी की बेंच में मैटर जो सुनती है उसमें देखोगे तो पूरे दिन यही चलते हैं, आप अवेलेबल भी नहीं रहते हैं। 3 तारीख के लिए कहा गया कि तो कहा कि आप 4 तारीख की अवेलेबिलिटी पॉइंट करवाई थी, नोट करवाया था, 3 तारीख को तो उन्होंने मना कर दिया। मना कर दिया तो कैसे करें। अब मैं दूसरा पॉइंट पर भी आऊंगा। दूसरा ये रिस्क थी कि उसके बावजूद भी किसी भी तरीके से प्रेशर देकर लाते, ये डर था कि तारीख मिल सकती है, और तारीख मिलती तो आपके हालात नहीं होती कि आगे आने वाली सुनवाई में सिब्बल जी को फाइनल आर्गुमेंट के लिए, हियरिंग के लिए उतार सकते हैं। अब कई लोगों के मन में सवाल है कि आज तुषार मेहता जी नहीं आए, मौका था। ऐसा नहीं है, तुषार मेहता जी नहीं आए, अपने एडवोकेट को भेजा है तो उन्होंने जरूर इंस्ट्रक्शन देके भेजा है कि इस तारीख पर आपको डेट मांगना है, इतने दिन का समय देकर। ऐसा नहीं है वो नहीं आए तो वो मजबूत, क्योंकि वो किसी के आने से ना आने से मजबूत या कमजोर नहीं होता। वो आप देखते हैं कोर्ट लॉ और मेरिट और पॉइंट के बेसिस पर वहां पर चलता है, वो नहीं होता है। लेकिन अब उसके बाद आता है कि यूपी का एक मैटर लगा था, जिसमें जो 2019 वाली गुणेतर जौहर वाली शिक्षक भर्ती में, जिसको लेकर के एक बार कपिल सिब्बल जी अपियर हुए, 20 लाख रुपए दिए। हमने पता किया राजस्थान, मैं साफ बोलने वाला आदमी हूं, राजस्थान के मैटर में जब भी अपियर किया कपिल सिब्बल जी को 12 लाख रुपए दिए, मीनाक्षी जी 2 लाख रुपए दिए, बिहार के लोगों ने, राजस्थान के लोगों ने, और छत्तीस जो भी जिस स्टेट ने गोपाल शंकर नारायण को उतारा 3.5 लाख रुपए दिए जाते हैं पर अपीयरेंस के। मीनाक्षी जी 2 लाख लेती है। इतना होता है। एवार्ड का चार्जेस अलग अलग होता है अपना, और उसमें कितना बड़ा रिप्लाई, कितनी पार्टीज, आज आपको मालूम है इतनी पार्टीज, इतने वो बन गया। एक आईए लगती है उसकी 15 कॉपी करवानी पड़ती है। एक आईए यदि 200 पेज की है तो उसके 3000 पेज प्रिंट करवाने पड़ते हैं। कितना खर्चा बढ़ गया आपको मालूम नहीं है। तो वो एवार की अलग अलग खर्चा होता है, क्योंकि कितने पार्टीज है, कितनों को कॉपी देना है, जितने इंटरवेनर होते हैं सामने या इधर, सबको देना पड़ता है। कोई ये ना कह दे कि मेरे पास रिप्लाई के लिए कॉपी नहीं है, मैं कैसे रिप्लाई दूं, डेट दी तो कितने प्रिंटिंग, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन कपिल सिब्बल जी के उन्होंने 20 लाख में अपियर करवाया, 20 या 18 लाख, कुछ 20 लाख बताया था शायद, 20 लाख में करवाया। अब इस मैटर में एंगेज करने के लिए 1 तारीख के लिए बुक किया। उस समय पता है 12 लाख में नहीं हुए, 18 लाख रुपए उनकी फीस से बताएगी उनके ऑफिस से। और यदि आपको लगता है तो आप सस्ते में, जो भी मध्य प्रदेश का डीलर साथी जो सुन रहा हो, आप जाइए, हम आप मध्य प्रदेश डीएलए टीम आपके पीछे, सस्ते में करवा दीजिए। आप करवा दीजिए 10-12 में, यदि होते हैं तो उनके साथ हो जाएंगे, एवार के साथ, और उसमें पूरी आपकी ब्रीफिंग, कोई दिक्कत नहीं, कोई करवा सकता है। जो है वो आप पता कर लीजिए, सामने बोलते हैं। क्योंकि वेस्ट बंगाल की भी बात करूंगा मैं, तो ये चीज है, तो इसमें फीस बढ़ा दी गई। फीस इसलिए बढ़ जाती है कि सेम डीएलएड वर्सेस 11 अगस्त के जजमेंट में लागू को लेकर के उनका गुणेतर जाट शिक्षक भर्ती का मामला था। यही मध्य प्रदेश का है कि देवेश शर्मा जजमेंट लागू किया जाए, भले ही वो भर्ती 2018-2021 से पहले आई, वो अलग बात है, बात तो वही है लागू करने को ले। तो उन्होंने फीस भरती, तो एक मैटर में यदि एक वकील आ जाता है जिस फीस में, तो वो पार्शियलिटी नहीं करते, बाद में सारे जो भी पार्टी आएगी उनके सेम फीस लागू कर देते हैं। अब यदि उतार देते अगली बार के लिए क्या रहता, तारीख का डर सभी को लग रहा था, मालूम था हमको, बोलने से, यहाँ आने से, बताने से थोड़ी होता है। वकील सर्वप्रथम यही कहता है कि रिप्लाई नहीं आया, मे भी। और आज की सुनवाई का वीडियो किसी भी अपने हाईकोर्ट उस वकील को सुनवा लेना, कोई कह दे कि नेगेटिव है डीएलएड के लिए। अब ये चीज हो गई, रेट बढ़ा दी, हालात ये बन गए, उन्होंने मना कर दिया, जबरदस्ती भी लाए, और वो यदि किसी कोर्ट से या कहीं से निकल करके आए, एंड वक्त पर ना भी आए, कह दें कि वो उस कोर्ट से नहीं आ पाई क्योंकि ईडी का मैटर या कहीं और फंसा हुआ है। क्योंकि पहले से जब तक 100% इंश्योरेंस नहीं होती आने की, तो रिस्क नहीं लिया जा सकता। यदि नहीं आते और दूसरा सीनियर भी नहीं कर पाते, तो आप बोल देते कि कोई नहीं आया, कैसे हुआ। तब बाद में देवदत्त कामत जो सीनियर एडवोकेट को, उनको अल्टरनेट इंगेज करके, काफी अच्छे सीनियर है उनका, आप गूगल पर हिस्ट्री चेक कर लीजिएगा, देवदत्त कामत जो आपका जो सीनियर एडवोकेट है। तो इसलिए बाद में क्या कर लेते, और वो आते, और आते इतने में तारीख पड़ रही होती, 25 मिनट 23 मिनट पर आते, एक शब्द बोलते, आपके तो पैसे लग जाते अपीयरेंस के।
सारी चीजें टर्म्स कंडीशंस लेकर चलना पड़ता है। बिल्कुल भी। अब लड़ाई लड़नी होती है तो उसमें संघर्ष करना पड़ता है, ताकतें सारी लगानी पड़ती है। कोर्ट है, इसमें तारीखों का मामला चलता है, कोई कुछ नहीं कर सकता। अब ये बात आता है यूपी के शिक्षा मित्र, जो दिल्ली जाते हैं वकीलों के पास, जाकर फोटो खिंचवाई, मजबूती से केस लड़ रहे हैं, ये आएगा वो आएगा। मुझे लास्ट टाइम रात तक ये मुझे एक और इश्यू बताता हूँ, कई एक्सपेक्ट उलझन में थे, उसके बावजूद भी हम रिस्क लेकर के पूरी तरीके से तैयार थे। जब 100% इंश्योरेंस नहीं आया तो हम दूसरे के अल्टरनेट की कि कोई जरूरी नहीं है कि वहां मैटर डिसाइड होने लग जाए और वो भी ना आए, क्योंकि जब तक के सीनियर वकील से 100% इंश्योरेंस नहीं आती है तो उसको मान नहीं सकते कि वो वहां आएंगे या नहीं आएंगे। रात तक मुझे उत्तर प्रदेश के तमाम लोग कह रहे थे कि मैंने बार बार कंफर्मेशन में कह रहे थे कि कपिल सिब्बल जी हमारे यूपी की तरफ से आएंगे। मैंने कईयों से पूछा तो मेरे पास कई व्हाट्सएप कर रहे थे, मैसेज भेज रहे थे टेलीग्राम पर कि आप तो दूसरा ढूंढ लीजिए, हमारी तरफ से यूपी वाले। अब मैं उसमें हमने चर्चा करी तो ये आया कि भैया एमपी का मैटर है कि 25 नवंबर 2021 के बाद से फैसला लागू किया जाए, यूपी वाले कह रहे हैं 2018 से लागू किया जाए। अब सिब्बल जी बोलेंगे क्या? 2000 यूपी ने भी पैसा दिया तो वो बोलेंगे कि 2018 से लागू किया जाए। अब एमपी का मैटर है 2021 से, तो 2018 से उठाएंगे तो एमपी का कब बोलेंगे? पार्टी दोनों की बात रखेंगे। तो एक वकील दो मैटर में है तो दोनों के ग्राउंड अलग अलग है, लेकिन बात दोनों की रखेंगे। तो बाद में एमपी का मैटर मजबूत कहां से हुआ? सेपरेट वकील होना चाहिए, मात्र ओनली एक स्टेट का होना चाहिए, ये भी तो रहता है। तो कई आप सोचते नहीं है केस में वहां पर ग्राउंड होने से वकील एक ही मैटर में दो दो होते हैं, तो वो कई एस्पेक्ट सोचने पड़ते हैं, कई दिमाग लगाने पड़ते हैं। ऐसे नहीं होता है अंधाधुंध ला करके कुछ भी कर दिया। रात तक मुझे कह रहे थे और मुझे ये भी दबाव डाल रहे थे आप तो दूसरा ढूंढिए। अब बात आती है यूपी शिक्षा मित्रों की। आज मैं चैलेंज करके जाता हूं और कोर्ट में कई बार व्यू सुन लिया होगा, 25 नवंबर 2021 के बाद अपॉइंटमेंट हुए हटने में इतने आर्गुमेंट बहस लंबा चल रहा है, 2018 से लागू हो जाए। कोर्ट साफ कह रही है हट जाएंगे। मैं चैलेंज करता हूं यदि यूपी के शिक्षा मित्र जीत जाए तो मैं उनके खिलाफ नहीं हूं, जो है वो सत्य बोलता हूं। दिल्ली जाएंगे वकील के साथ फोटो खिंचा लेंगे, ये कर दिया वो कर दिया, ये आ रहा है वो आ रहा है ये आ रहा है, उन तमाम उनके हथकंडे रहते हैं। उतारेगा कोई वकील, ले जाएंगे कोई अपने नाम और अपना बिजनेस। ये नहीं चलता है। नहीं जीतेंगे, बीएड वाले यूपी वाले नहीं हटेंगे भले ही ब्रिज, क्योंकि तमाम जजमेंट हैं वो यही कहते हैं कि हाईकोर्ट के बाद। वो इसलिए कह रहा हूं कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का जजमेंट यूपी वालों को पढ़ लेना चाहिए, पता लग जाएगा। लेकिन खैर वो उनका मुद्दा है। बार बार यूपी वालों के एमपी वाले मैटर में बार बार आइए लेकर के बीच में ये भी मैटर में खिचड़ी बनाते हैं। सही बता रहा हूं, बीएड वाले तो बनाते हैं, यूपी के शिक्षा मित्र भी खिचड़ी बनाते हैं। वो चाह रहे हैं कि हमको ना मिले तो मिले और किसी को भी नहीं, ताकि हम खिचड़ी बनाते रहें। बीच में बस हमारा वकील 2 मिनट बोलाए, बाद में हम अच्छी तरीके से हमारे ग्रुपों में और सोशल मीडिया पर अच्छी तरीके से हम बखान कर सकें। हम बाद में बता देंगे, हमारे 2-4 वो भी लोग रहेंगे, यदि कोई खिलाफ बोला, अब मैं बोला हूं तो खिलाफ उनकी टीम है पूरी तरीके से, बात सत्य की करता हूं। किसी जो चीजें हैं वो सारी दुनिया के सामने है। जो मध्य प्रदेश साथियों की जो आईए की लिस्ट है वो उनके ग्रुप में मिल जाएगी। और भी डीएलएड टीम के साथ मध्य प्रदेश डीएलएड टीम की संकट से गुजर रही थी, वो डीएलएड साथियों को नहीं पता है और वो मैं यहां बताना भी नहीं चाहता कि संकट से गुजर रही थी। आपको मालूम नहीं है, किसी को पता करना हो तो अपने डीएलएड टीम के साथियों से पूछ लेना क्या हालात बनी हुई थी उनकी। वकील एंगेज करने की कर रहे हैं, लेकिन उनसे एक बार हालात पूछना कि इन पिछले 5 से 7 दिन में क्या हो रखा था, पता लग जाएगा। थोड़े बहुत लोग होते तो डर के सरेंडर कर देते हैं। भले ही उसमें जो इश्यू था वो एक आप डीएलएड साथियों से पूछोगे तो आपको पता लग जाएगा, आप सवाल खड़े कर सकते हैं। अब 18 लाख फीस बढ़ा दी, 18 लाख करवा दी कपिल सिब्बल जी की। और मैं तो बोल रहा हूं जो सामने है आपके, यदि आप में हिम्मत है, कोई मध्य प्रदेश डीएलएड साथी का, मैं कई कमेंट उनके ग्रुप में देख रहा, आप आ जाइए भैया, आगे आइए, आप दिल्ली जाकर के उसमें करवा दीजिए, हमारी क्या दिक्कत है, दुनिया को बता दीजिए। वो बात नहीं, मैं जो पूरा काम है वो पूरा
कई लोग जुड़े हुए हैं, सीनियर्स, बीसी, सारी चीजें देखते हैं। जो चीज है वो सारी चीजें डंके के चोट पर बोली जाती है। कोई लुका छिपी का खेल नहीं है जो बीएड वाले करते। बीएड अपना पक्ष हमेशा ही जीतता हुआ बताएगा। छत्तीसगढ़ के बीएड के साथी किस प्रकार से चैलेंज करते थे, वहां से ऑर्डर भी जारी हो गया सरकार की तरफ से उनको बाहर करने का। लेकिन रिस्क लेना भी सबसे बड़ी है। और एक ही मैटर में दो वकील अब 2018 से बोले, कब से बोले ये भी तो है। अब जब भारत सरकार का वकील कह रहा है कि मात्र हमको 3-4 दिन का समय दे दो, कोर्ट कैसे नहीं देगी कि हम आपके सामने स्थिति रख रहे हैं कि हम ब्रिज कोर्स करवा सकते हैं, नहीं करवा सकते, वो भी हम बता देंगे। अब अनिरुद्ध बोस से थोड़ा उसमें बचाने के पक्ष में वो बोल रहे हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हम एग्जामिन करेंगे, हम चाह रहे हैं कि कोई है क्या व्यवस्था। जब वो आरटीआई आएगी, जब लोअर मेरिट पर आएंगे, तब आप देखना, मैं छत्तीसगढ़ के हाईकोर्ट के ऑर्डर पर चर्चा करूंगा। जो कह रहे थे कि वो कब से लागू कर दिया, वो ये है, वो कई चीजें कर रहे थे, वो पता लग जाएगा कब 11 अगस्त के बाद अपॉइंटमेंट हुए नहीं हुए। लेकिन ब्रिज कोर्स का मैंने बता दिया जो वो बोल रहे हैं। बात यह है कि खिचड़ी बन रही थी, कोई किसी का पक्ष मजबूत नहीं था। जब अब सोमवार को इस मामले की सुनवाई होगी, सोमवार को क्या होगा आपके मन में सवाल होगा। देखना, पार्टी वाइज पर्टिकुलर हर वकील से सुनेंगे, जो सरकार की तरफ से, सरकार से जो इंटरवेनर है, रेस्पोंडेंट है, सारे अपने पॉइंट टू पॉइंट, और प्रत्येक का पॉइंट नोट किया जाएगा। हो सकता है कि जजमेंट रिजर्व भी हो जाए, 2-3 दिन बाद जब वो रिटायरमेंट होने जाएंगे तो दे दें। क्योंकि पीछे भी एक बार 13 मार्च को था, तो उस समय भी एक क्लैरिफिकेशन को रिव्यू को लगा था, इससे पहले भी एक बार लगा था, तो उसमें ऑर्डर रिजर्व करके 1-2 दिन बाद सुना देते हैं। तो 8 तारीख को लगा, तो हो सकता है कि अगले दिन दे देंगे। हो सकता है कि ऑन द स्पॉट उसमें सारी चीजें नोट करके सारी प्लीडिंग, सारी पार्टियों के पक्ष सुने जाएंगे, 1 by 1 चुपचाप बैठा रहेगा, एक का पक्ष सुना जाएगा सारी, जैसे 10, 11, 12 जनवरी को हुआ था वैसे। अभी तो आर्गुमेंट प्लीडिंग हुई नहीं, अभी खिचड़ी बन रही है। और बीएड ये चाह रहा है कि खिचड़ी बनती रहे, कैसे भी करके दिन कटते रहे, क्योंकि वकीलों को तो पैसा मिला है, वो तो करेंगे। अब ये बात जो भी है, कोई सारांश नहीं था। कोई भी कहे कि अब पैसा लग रहा है, कोई कुछ नहीं कर सकता। कोर्ट तारीख देता है, उस पर कोई सवाल नहीं खड़े कर सकता, वो अपने इंडिपेंडेंट तरीके से, आप भले ही कुछ भी बोले। और अब ये बात आती है कि मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि प्लीडिंग में आप पीछे की बातें देखना तो शुरू, कोर्ट कैसे करता है, कैसे पॉइंट नोट करता है, पीछे की सुनवाई या सुन लेना। अब ये राजस्थान हाईकोर्ट का जजमेंट अपहेल्ड किया है, ये भी एक बड़ी चुनौती बन गई सुप्रीम कोर्ट के लिए। उस जजमेंट में कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं कि हमने राजस्थान हाईकोर्ट का जजमेंट अपहेल्ड नहीं किया, ये चुनौती का विषय बना हुआ है। इसलिए मैंने सारे वकीलों के बारे में आपको बता दिया है, सारे एवार के बारे में बताया है कि एवार की कितनी क्या क्या अलग होता है। और इंटरवेनर बनते हैं ना, एक इंटरवेनर की किसी भी कोर्ट में फीस जमा होती है पर इंटरवेनर की, किसी भी वकील से पता कर लेना। एवार का चार्ज सीनियर वकील अलग, प्लस में एवार पिटिशनर की फीस नहीं लगती है, इंटरवेनर की फीस लगती है। कोर्ट में पता कर लेना किसी से, पर इंटरवेनर जितना भी बनेगा उतना पर इंटरवेनर की फीस लगती है 500 रुपए। किसी से भी पता कर लेना, पर इंटरवेनर की 500 रुपए लगती है, कोर्ट लेती है कोर्ट। उसके बाद उनके वो कागजी कार्रवाई, उन छात्रों से पूछना कि कैसे डॉक्यूमेंट सबमिट करके कैसे हुआ। जब मीनाक्षी अरोड़ा जी ने आर्गुमेंट कहा कि 10 साल बाद भर्ती, ओवर एज का फैक्टर, तो सब हैरान रह गए। और ये बात सही है, 10 साल बाद भर्ती आई है मध्य प्रदेश में। तो वो सारी चीजें, जो सारी बातें हैं, वो पॉइंट नोट किए हुए। और भी बहुत सारे पॉइंट हैं, जब आर्गुमेंट ही नहीं हो रहे तो उसमें कहाँ से प्लीडिंग स्टार्ट हो। तभी तो तुषार मेहता जी नहीं आए, सिब्बल जी नहीं आए। और सिब्बल जी आते और 2 मिनट में तारीख लेते और 18-20 लाख रुपए डूब जाते, तब बाद में 18 लाख तो उनकी फीस थी, एवार की अलग होती। तो बाद में कहते कि ये क्या हुआ, अब हम कहां से लाए, हमारे तो इतने लग गए। तो ये हालात इतने करीबी नहीं पाते। बाद में मनन मिश्रा जी थे, मध्य प्रदेश से डीएलएड की तरफ से थे मनन मिश्रा जी। गोपाल शंकर नारायण जी थे मध्य प्रदेश की तरफ से, मीनाक्षी अरोड़ा जी मध्य प्रदेश की तरफ से थी।
आपके देवदत्त कामत मध्य प्रदेश की तरफ से थे। अब मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, कई राज्यों ने इसमें सहयोग किया, जिसमें छत्तीसगढ़ ने भी सहयोग किया, उनको धन्यवाद छत्तीसगढ़ डीएलएड टीम को। वेस्ट बंगाल की डीएलएड टीम 2022 जो पास आउट टीम है, उसने मनदीप कालराज जो एवार हैं उनको 50,000 रुपए भेजे थे, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और भी मध्य प्रदेश की अलग अलग पास आउट की टीम है, उन्हें सारी टीमों ने जितना हुआ उतना सहयोग किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने डायरेक्ट जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं उन्हीं को भेजे हैं, ये नहीं है कि कोई इधर उधर हुआ है, एडवोकेट के पास ही भेजे थे। जिस भी राज्य ने वेस्ट बंगाल की अलग अलग पास आउट टीम है, 2022 की टीम का मैंने बताया है, जो वेस्ट बंगाल की है डीएलएड जो टीम है, और भी टीम है और भी राज्य की है, उन सभी को धन्यवाद। सभी ने सहयोग किया, जिसने भी नहीं किया उसका भी धन्यवाद, जिसने किया उसका भी धन्यवाद। लेकिन ये लड़ाई अब मध्य प्रदेश की ही बनी है, बार बार खिचड़ी अलग अलग स्टेट का रखना तो चाह रहे हैं। लास्ट में बीएड की तरफ से भी आए थे पटवालिया जी, पिछली बार तो बोल के गए कि हम बीएड की एसएलपी लगा रहे हैं बिहार की तरफ से, बस फाइल, उसके बाद नहीं बोलते कि हम एसएलपी लगा रहे हैं, खा गई वो एसएलपी, वो भी रखवाएंगे, इंतजार कीजिए। ये सारी बातें, सभी बातों पर मैंने चर्चा करने की कोशिश करी है, शायद कोई भी बिंदु नहीं रहा है, यदि कोई रहा है तो उस पर आने वाले दिनों में चर्चा करूंगा। केस किसी भी तरीके से कमजोर नहीं है, सांत्वना नहीं दे रहा, स्वयं अपना दिमाग लगाएं, एनालिसिस करें। फैक्ट, लॉ और मेरिट के बेसिस पर कोई चर्चा नहीं हो रही, अभी खिचड़ी बन रही है, क्योंकि बीएड और सरकार जो भी पक्ष है वो चाहता है कि आर्गुमेंट हुए ना, लेकिन सरकार का पक्ष था कि हम रिप्लाई दे दें। सरकार रिप्लाई के नाम पर आज बार बार तारीख मांग रही थी, जो आप स्वयं सुन सकते हैं। और जब कोई जारी किया जाता है, रिप्लाई मांगा जाता है, तो कोर्ट उसमें लेती, कई बार ना भी ले तो वो रिश्वत भी रहता है। तो मैंने सारे बिंदुओं पर चर्चा करी है, आगे जो भी होगा आपको अवगत करवा दिया जाएगा। मध्य प्रदेश डीएलएड टीम के साथ आप जुड़े रहें। आप यदि केस को जीतना चाहते हैं तो उनका साथ देते रहें, सारी बातों के जवाब दे दिए हैं। ओपन बुक है, कोई क्लोज बुक नहीं है, पूरी मध्य प्रदेश डीएलएड टीम सबकी ओपन बुक है, सारी चीजें ओपन में है। भले ही बीएड वाले कुछ भी बरगलाएं, कुछ भी कहें, बुक ओपन है, सारी चीजें ओपन है, कौन क्या क्या कितना क्या सब चीजें ओपन में है। धन्यवाद।